पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के उपयोग, उसी का ये सेकंड प्रॉब्लम है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। मतलब 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल की कीमत है ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज ₹90। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल की कुल कीमत है ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। 6 किलो प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल की कुल कीमत है ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड। तो प्रत्येक वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें मैट्रिक्स विधि द्वारा। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया हल। लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन इज इक्वल टू ₹X पर केजी। मान लिया कि प्याज की कीमत है X रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की कीमत है X रुपया। द कॉस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की कीमत है ₹Y पर केजी, Y रुपया प्रति किलोग्राम। द कॉस्ट ऑफ राइस, चावल की कीमत है ₹Z पर केजी, Z रुपया प्रति किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अब हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 किलो प्याज, 4 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलोग्राम प्याज की कीमत है जब X रुपया, तो 4 किलोग्राम प्याज की कीमत होगी 4X रुपया। तो 4X हो गया, प्लस 3 किलोग्राम गेहूं है, तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत मानी गई है Y रुपया, तो 3 किलोग्राम की कीमत हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3Y रुपया प्लस 3Y, और 2 kg राइस और 2 किलोग्राम चावल है, तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत मानी गई है Z रुपया, तो 2 किलोग्राम चावल की कीमत हो जाएगी 2Z। और टोटल इन तीनों वस्तुओं की कुल कीमत दिया हुआ है ₹60 इज इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। रुपीज इधर भी है, ये टोटल, ये भी रुपीज कट जाएगा यूनिट। जो ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ये लीनियर इक्वेशन है XYZ में। फिर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 किलोग्राम प्याज है, तो 1 किलोग्राम प्याज की कीमत X रुपया, तो 2 किलोग्राम की हो जाएगी 2X रुपया। फिर 4 किलोग्राम गेहूं है, तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत Y रुपया है, तो 4 किलोग्राम गेहूं की कीमत हो जाएगी 4Y रुपया। और एंड 6 kg राइस और 6 किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत माना गया है Z रुपया, तो 6 किलोग्राम का हो जाएगा 6Z। तो ये टोटल तीनों को ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट हो गया, कुल कीमत हो गई। तो तीनों वस्तुओं की कुल कीमत दिया हुआ है ₹90, तो इज इक्वल टू 90 कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन बन गया। फिर थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 6 किलोग्राम प्याज, तो 1 किलोग्राम प्याज की कीमत X रुपया है, तो 6 किलोग्राम प्याज की कीमत होगी 6X। अब प्लस 2 किलोग्राम गेहूं है, 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत Y रुपया है, तो 2 किलोग्राम की 2Y हो गई। अब प्लस 3 किलोग्राम चावल है, तो 3 किलोग्राम चावल की कीमत, 1 किलोग्राम चावल की कीमत Z रुपया, तो 3 किलोग्राम का हो जाएगा 3Z, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीनों वस्तुओं की कुल कीमत दिया हुआ है ₹70 इज इक्वल टू 70। तो ये 3 लीनियर इक्वेशन हो गया XYZ में, और ये लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम हो गया, और इन्हीं को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो जो XYZ का वैल्यू आ जाएगा वो तीनों वस्तुओं की कीमत हो जाएगी। तो अब इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट, मान लिया कि A मैट्रिक्स जो है
एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 4, 3, 2 हैं, तो 4, 3, 2 फर्स्ट रो में लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2, 4, 6 हैं, 2, 4, 6 लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 6, 2, 3 हैं, तो 6, 2, 3 लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद एक एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल से। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो उन तीनों से एक कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे एक्स वाई जेड, और एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनसे, कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गया 60, 90, 70, ये 3 मैट्रिक्स बन गए। अब ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनेंट का सिंबल यहाँ दे देंगे। फर्स्ट रो में 4, 3, 2 है, 4, 3, 2। सेकेंड रो में है 2, 4, 6, 2, 4, 6। फिर थर्ड रो में है 6, 2, 3, 6, 2, 3। अब इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर दें, तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 4 पहले लिखेंगे, और ये डायगोनल पर है तो इसका साइन प्लस होता है। 4 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 4, 6, 4, 6, 2, 3, ये बच गया। इसके बाद 4 के बाद इसको लिखेंगे, यहाँ का साइन माइनस होता है तो -3 लिखेंगे, और 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 2, 6, और यहाँ 6, 3, 2, 6, 6, 3। इसके बाद फर्स्ट रो में 3 के बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, और डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है तो +2 लिखेंगे, और 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 2, 4, 2, 4, 6, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग along R1। फर्स्ट रो में विस्तार किया गया, फर्स्ट रो में विस्तार कर दिया, तो 4 ये उतर जाएगा, और यहाँ 4 जो है 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 12, और 6 2 में मल्टीप्लाई होगा 12, -3, 2 3 में मल्टीप्लाई होकर 6, 6 6 मल्टीप्लाई होकर 36, +2, 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4, 6 4 मल्टीप्लाई होकर 24, 4 × 0 हो गया, 12 - 12 0, -3, और ये हो जाता है -30, 6 - 36 -30 हो गया, +2, और ये हो जाता है -20। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर +3 × 30 हो जाएगा 90, और -40, ये हो गया 50। तो 50 आ गया, 0 नहीं आया ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा। इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे लिए सबका कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे 4 है, 4 का कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसको लिखेंगे A11, A11। यहाँ का साइन होगा -1 to the power i + j, तो i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1, और इसका निकल रहा है 4 का, ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 4 6 2 3, 4 6 2 3। इसके बाद -1 का पावर 2 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया 4 × 3 12, -6 × 2 12 हो गया, और 12 - 12 0 हो गया। फिर ये 3 जो है उसका कोफैक्टर लिखेंगे A12, मतलब ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ का साइन होगा -1 to the power 1 + 2 i + j, और ये 3 जो है जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 2 6 यहाँ, और 6 3, 2 6 6 3। तो -1 का पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 होगा,
और 2 इंटू 3 6 हो गया, और 6 इंटू 6 36 हो गया। ये हो गया -1 इंटू -30, तो ये मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा। फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये 2 है, इसी का कोफैक्टर निकल रहा है। यहाँ का साइन होगा -1 टू द पावर I प्लस जे, I 1 है, J 3 है, तो 1 + 3, और 2 का निकल रहा है कोफैक्टर, तो 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 2 4 6 2, और -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 6 24, और 4 - 24 हो गया -20, तो A13 निकल गया। इसके बाद ये 2 जो है इसका कोफैक्टर लिखेंगे A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इस जगह का साइन होगा -1 टू द पावर A21 निकल रहा है इसका कोफैक्टर, ये जो 2 है उसका, तो -1 टू द पावर 2 + 1, और 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 3 2 2 3, यहाँ लिखेंगे 3 2 2 3, और -1 टू द पावर 3 ऑड नंबर है तो -1 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 9 हो गया, और -2 इंटू 2 4 हो गया, तो -1 इंटू 5 -5 हो गया। इसके बाद ये 4 जो है उसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो उसको लिखेंगे A22 से डिनोट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और साइन होगा -1 टू द पावर I प्लस जे 2 + 2। इसके बाद ये 4 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 4 2 6 3 4 2 6 3। इसके बाद -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 12 हो गया, -6 इंटू 2 12 हो गया, तो 12 - 12 0 हो गया। इसके बाद ये जो 6 है इसका कोफैक्टर, तो ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो इसको A23 से डिनोट करेंगे, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, तो इस जगह का साइन होगा -1 टू द पावर 2 + 3 I प्लस जे, और 6 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 4 3 6 2 4 3 6 2। इसके बाद -1 टू द पावर 5 ऑड नंबर है तो -1 होगा, और 4 इंटू 2 हो गया 8, 6 इंटू 3 हो गया 18, तो ये हो गया -1 इंटू -10, तो ये हो जाता है 10 मल्टीप्लाई। इसके बाद 6 जो है इसका कोफैक्टर लिखेंगे A31 से डिनोट करेंगे, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो -1 टू द पावर 3 + 1 हो गया वहाँ का साइन, और 6 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 3 2 4 6, और ये -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो 1 हो गया, 3 इंटू 6 18 -4 इंटू 2 8 हो गया, और ये माइनस होकर के 10 हो गया। इसके बाद ये 2 जो है उसका कोफैक्टर, तो उसको लिखेंगे A32, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम में, ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम में, तो इस यहाँ का साइन होगा -1 टू द पावर 3 + 2 I प्लस जे, और ये जो 2 है इसका कोफैक्टर लिखा गया A32, मतलब ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, और यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर I प्लस जे 3 + 2, और 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तो बच जाएगा 4 2 2 6। फिर इसके बाद -1 टू द पावर 5 ऑड नंबर है तो -1 होगा, और 4 इंटू 6 24, और 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो गया -1 इंटू 20, तो हो गया -20 हो गया यहाँ का कोफैक्टर।
इसके बाद ये एक बचा हुआ है 3, तो ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसके कोफैक्टर को A33 से डिनोट करेंगे, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ का साइन होगा -1 टू द पावर i + j, तो 3 + 3, और 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। बच गया 4 3 और 2 4 बच गया। इसके बाद -1 टू द पावर 6 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और 4 × 4 16 हो गया, -3 × 2 हो गया 6, तो ये 16 - 6 हो गया 10। तो हम लोग देखते हैं सभी 9 कोफैक्टर निकल गए। फिर एडजॉइंट ए होता है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है, सभी कोफैक्टर अपने पोजीशन पर रखे हुए हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A21 का मतलब फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब इसके रो को कॉलम में बदल देंगे। तो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया गया, सेकेंड रो के कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में लिखा गया, थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम में लिखा गया। तो यही जो मैट्रिक्स है वो ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो A11 का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि यहाँ निकल चुका है, A11 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर A12 जो है, A12 का वैल्यू निकल चुका है 30 यहाँ, तो यहाँ 30 लिखेंगे। और फिर A13 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है -20, तो यहाँ -20 लिखेंगे। फिर A21 है, तो A21 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है -5, तो यहाँ पर A21 जो है, A21 का वैल्यू लिखेंगे -5 A21। फिर A22 है यहाँ पर, तो A22 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, A22 का वैल्यू है 0, तो 0 लिखेंगे। फिर A23 है, तो A23 का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, A23 का वैल्यू है 10, तो 10 लिखेंगे। फिर A31 है, A31 का वैल्यू निकला हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे। A31 10 हो गया। A32 है, A32 का वैल्यू निकला हुआ है -20 यहाँ पे, तो -20 लिखेंगे। और A33 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे। तो यही ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। और इसके बाद ए इनवर्स जब निकालेंगे तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ निकला था, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकला था 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, 1/50 हो गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। इसके बाद एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो है यहाँ अभी निकला है, यही एडजॉइंट ए है, तो इसको लिख देंगे 0 -5 है, 10 है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में है 30, 0 -20 है, यहाँ 30 है, थर्ड रो में है -20, 10 और 10 है। तो यही ए का इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 50 आया था, 0 नहीं आया था, तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर है। और जब ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स ये निकला, तो इस ये जो सिस्टम दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला होता है x = A इनवर्स b। तो x जो मैट्रिक्स माना गया था, हम लोग देखे थे कि x मैट्रिक्स ये था जिसमें कि XYZ था, तो x के बदले में यहाँ पर x के बदले XYZ लिखा गया। और A इनवर्स यहाँ मैट्रिक्स अभी निकला है, A इनवर्स यही मैट्रिक्स है। 1/50 फर्स्ट रो में है 0 -5 10, सेकेंड रो में है 30 0 -20, थर्ड रो में है -20 10 10। और उसके बाद इंटू बी, तो बी मैट्रिक्स ये माना गया था कॉलम मैट्रिक्स 60 90 70, तो वही लिखा गया 60 90 70। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे XYZ का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1/50 ज्यों का त्यों उतर जाएगा,
और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा तो 0 60 में मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 60। अब प्लस बीच में देंगे, फिर -5 90 में मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू 90, और प्लस बीच में देंगे 10 जो है 70 में मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 70। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा तो 30 60 में मल्टीप्लाई होगा तो 30 इंटू 60, बीच में प्लस देंगे, 0 90 में मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 90, बीच में प्लस देंगे, -20 70 में मल्टीप्लाई होगा तो -20 इंटू 70। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा, -20 60 में मल्टीप्लाई होगा, -20 इंटू 60, बीच में प्लस देंगे, फिर 10 90 में मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 90, अब प्लस ये 10 जो है 70 में मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 70 हो गया। यहाँ पर 1/50 यहाँ उतर जाएगा, 1/50, और इसके बाद 0 इंटू 60 0 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -450। अब प्लस 70 इंटू 10 हो गया 700, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1800, और ये 0 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -1400, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -1200, और 90 इंटू 10 हो गया 900, और 70 इंटू 10 हो गया 700। तो 1/50 उतर गया, और ये 700 में 450 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 250, और यहाँ इसमें इसको माइनस करने पर हो जाएगा 400, और इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1600, उसमें इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 400। अब इसके बाद यहाँ पर 50 कॉमन ले सकते हैं, 1/50। तो इसमें से 50 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 5 हो जाएगा, इसमें 50 से डिवाइड करेंगे, इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो होगा 8, इसमें 50 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 50 कैंसिल हो गया, और ये आ गया XYZ। ये इधर उतर गया। तो इधर हम लोग निकाल रहे थे यहीं XYZ का वैल्यू निकाल रहे थे, मैट्रिक्स का वैल्यू। तो LHS में इसको उतार दिया XYZ, इधर ये बच गया। तो अब दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। X 5 इक्वल होगा तो लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट X इज इक्वल टू 5, Y इज इक्वल टू 8 हो गया, और Z इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहीं XYZ निकल गया, और X माना गया था कॉस्ट ऑफ ओनियन। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द कॉस्ट ऑफ ओनियन इज इक्वल टू हो गया ₹5 पर kg। द कॉस्ट ऑफ Y माना गया था व्हीट, गेहूं की कीमत हो गई, ₹Y माना गया था पर kg, Y का वैल्यू है 8, तो लिख सकते हैं ₹8 पर kg। कॉस्ट ऑफ राइस, चावल की कीमत माना गया था ₹Z पर kg, और Z का वैल्यू है 8, तो लिख सकते हैं कि ₹8 पर kg। तो यहीं तीनों की कीमत निकल गई पर kg, यही आंसर हो गया।